हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सुबह सुबह हम लोग रिव्यू ऑफिसर पढ़ रहे हैं और शाम को हम लोग अपर 2021 की बातें कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का नाम मैंने दे रखा है परीक्षा क्रांति। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग चीज़ों को धीमे धीमे ख़त्म कर रहे हैं। शाम को अपर के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और सुबह के समय हम लोग रिव्यू ऑफिसर के लिए पॉलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा क्रांति प्रोग्राम एक सुबह चल रहा है रिव्यू ऑफिसर के लिए और एक शाम को चल रहा है अपर पीसीएस के लिए। कल नोटिफिकेशन आया, कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है 5 फरवरी से। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके uppcs.up.nic.in पे अपर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग रिव्यू ऑफिसर प्री कम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ब्रीफ में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं अभी आपको ये पॉलिटी रिव्यू ऑफिसर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये मैं ज़्यादा डीप में जाके नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा ऊपर ऊपर से। लेकिन जब हम अपर के लिए पढ़ेंगे तो हम थोड़ा डीप में बातें कर रहे होंगे। ठीक है, शाम को जब इंडियन पॉलिटी होगी तो कुछ डीप में बातें हो रही होंगी। अभी शॉर्ट में जो रिव्यू ऑफिसर तक मुझे लगता है कितना लेवल है यहीं तक पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आर ओ 2021 प्री कम मेंस के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। पॉलिटी हिस्ट्री, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट होगा, उसके बाद इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, इस प्रकार से चलेगा सारा का सारा। तो अगर आपको इसके अंतर्गत पेड कोर्स पर बात करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं पेड कोर्स की जानकारी लेने के लिए। साथ में पेड कोर्स के फायदे बेनिफिट क्या है, तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। पेड कोर्स ले लेंगे आप तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर जो मेरे आ रहे हैं इस पे, उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर होंगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ पर। जो इवन अगर आप प्री कम मेंस की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो आपको मेंस की भी वहाँ पर तैयारी होती रहेगी। ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर। आर ओ मेंस के लिए ऐसे लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग के अंतर्गत किस प्रकार से इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश की लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर शब्द दिए जाते हैं उनको वो लोग आंसर करते हैं। तो ये सब आपको फ़ायदा वहाँ पर हो जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ये सब फायदे आपको हो जाएंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए कि पेड कोर्स में कैसे कैसे क्या है, तो आप इस नंबर पे जो 9453775039 इस पर पिंग करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको तब भी नहीं क्लेरिफाई हो पा रहा तो आप मुझे 6396743810 इस पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पढ़ना शुरू करें। देखिए, इंडियन पॉलिटी में कल हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने कल प्रस्तावना देखी थी और प्रस्तावना में मैंने जो आपको कल प्रियम्बल पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। जिन मुख्य बिंदु के अंतर्गत मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी में आप प्रेजुडिस के साथ मत बैठिएगा कि पहले संविधान सभा को जानेंगे उसके बाद ही पॉलिटी शुरू होगी। जिस प्रकार से मैं चल रहा हूँ उस प्रकार से आप चलो, अंत तक आते आते सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। कल हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा, तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा। प्रियम्बल में हमने कुछ पॉइंट शुरुआत में ही चर्चा की। तो हमने प्रियम्बल में चर्चा की सबसे पहले कि जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से होती है, वैसे भारत ने भी ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया हुआ है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी प्रियम्बल से ही होती है। सबसे पहले प्रियम्बल आएगी, उसके बाद आगे बढ़ोगे आप। तो प्रियम्बल को यही कारण है कि इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, परिचय पत्र कहते हैं। ठीक है, संविधान का। ठीक, इसके साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा कि ये अमेरिका से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो देश का दी गई, वही फाइनली जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर ली गई, जो आगे चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल को जनरली 4 घटकों में तोड़ के पढ़ा जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो पहला होता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, शक्ति का स्रोत। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, शक्ति के स्रोत कौन है, तो शक्ति के स्रोत है वी द पीपल। इसके बाद मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ अथॉरिटी का नेचर ऑफ द स्टेट, भारत राज्य की प्रकृति कैसी है। तो मैंने आपको बताया था सो से डर, सो से डर कि भारत राज्य की प्रकृति कैसी है, सॉवरेन, संप्रभुत्व है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य क्या है, ये प्रियम्बल आपको बताती है संविधान का उद्देश्य क्या है, जलेबी खाना, जलेबी, है ना। तो इसमें मैंने आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। आखिरी मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल का अंतिम जो इंग्रेडिएंट, जो कंपोनेंट है, वो बताता है एडॉप्शन, कि संविधान सभा के द्वारा कब इस संविधान को अडॉप्ट किया गया या फिर इनेक्टमेंट किया गया। तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। ठीक, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना उसको सुन ले, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। कि अभी तो मैं प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में सब चीज को बोल रहा हूँ, तो आपको हो सकता है जो पहली बार इस लेक्चर को देखें उनको समझ में नहीं आएगा प्रियम्बल एकदम से। तो इस प्रियम्बल को आप पीछे जाके पढ़ लें एक बार, ठीक है। प्रियम्बल को पढ़ लेंगे तो आपको जैसे कि कल ये सब बताया था आपको कि प्रियम्बल के अंतर्गत क्या क्या ये लिखा, सारी चीजें डिफाइन की थी। तो ये एक बार आप पिछले वाला लेक्चर देख लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगी चीजें। ठीक, देखिए आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। प्रस्तावना खत्म होने के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। जनरली मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, उसके बाद मैं उस टॉपिक पे कूदता हूँ। देखिए जब भी गवर्नमेंट ऑर्गन की बात आती, अंगों की बात आती है, तो हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं, ये जनरली पॉलिटी में हम सबको पता है कि एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है। ठीक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जब हम पढ़ते हैं विधायिका तो ये समझ में आता है कि लेजिस्लेचर मतलब, विधायिका का मतलब विधि बनाने वाली संस्था, विधि का मतलब कानून बनाने वाली संस्था। वो किसकी बात करते हैं, तो जब भी हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका मतलब जो ये कानून बना दिए गए उनको लागू एग्जीक्यूट करने का काम होता है कार्यपालिका का। ठीक, इन कानूनों पर रिव्यू मतलब विचार करने का काम होता है जुडिशरी का। और न्याय व्यवस्था को तो मेंटेन जुडिशरी अपने कुछ आदेशों के द्वारा जनरली कई बार एक्टिविज्म भी कर लेती है, ओवर रीच भी कर लेती है। इन दो शब्दों के बारे में भी जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो चर्चा कर रहे होंगे। तो इसका काम है उन कानूनों पर रिव्यू करना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया गया, जैसे कृषि कानून बना दिए गए, उन कृषि कानूनों के अंतर्गत जब लोगों को दिक्कत हुई तो उन लोगों ने पीआईएल दायर की। तो उस पीआईएल के अंतर्गत जुडिशरी ने कुछ ना कुछ अपना स्टेटमेंट क्या दे दिया, जुडिशरी ने बोला कि इन कृषि कानूनों पर हम रोक लगाते हैं, हम एक कमेटी स्टैब्लिश करेंगे, वो कमेटी पहले इन कानूनों के ऊपर चर्चा करेगी, उसके बाद हम बताएंगे क्या होगा। तो ये कानून बनाए किसके द्वारा गए, लेजिस्लेचर के द्वारा। और लेजिस्लेचर में कौन लोग बैठे हुए हैं, वो जिनको हमने चुनकर भेजा है, वो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हमने चुनकर भेजा है। और जुडिशरी में कौन लोग हैं, जिनको हमने चुनकर नहीं भेजा है ना। समझ रहे हैं आप इसको, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लेजिस्लेचर के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है कई बार जुडिशरी पार्लियामेंट के कामों में, लेजिस्लेचर के कामों में हस्तक्षेप कर देती है। शायद हम इसीलिए बोलते हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। अब इन दो शब्दों में जनरली उलझन हो जाती है कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है और इंटीग्रेटेड इसका क्या तात्पर्य है। तो इस बस अभी के लिए आपको इतना समझना है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है का मतलब अपने स्वतंत्र है, इनके ऊपर वो कार्रवाई जनरली कर देती है। जैसे कानून बना तो जुडिशरी ने अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और कार्रवाई कर ली। तो ये चर्चा जब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तब आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना सिर्फ समझना है सिंपल से शब्दों में कि ऑर्गन, अगर अंगों की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको एक लेजिस्लेचर, विधायिका होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है, और जुडिशरी न्यायपालिका होती है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लेजिस्लेट करने वाला, मतलब विधायिका मतलब विधि बनाने वाली संस्था, मतलब पार्लियामेंट की चर्चा कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक, संसद की चर्चा कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो एक होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और एक होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि कार्यपालिका, जो कानून बने उनको लागू करने का काम। और जुडिशरी के अंतर्गत कौन आता है, तो ये तो हमको पता ही है कि सबसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट आ जाते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा। ठीक, पार्लियामेंट की जब चर्चा करते हैं, संसद के अंतर्गत जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि संसद के अंतर्गत पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पार्लियामेंट में लोकसभा आती है, पार्लियामेंट में राज्यसभा आती है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है। तो हो सकता है किसी के दिमाग में डाउट आ जाए कि सर हमने टीवी पे लोकसभा तो देखी है, संसद के अंतर्गत राज्यसभा भी हमको दिखाई देती है, लेकिन हमको राष्ट्रपति महोदय तो बैठे दिखाई नहीं देते। फिर आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि पार्लियामेंट में राष्ट्रपति भी आते हैं। तो मैं आपसे फिर से इतना कहूंगा
कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, वह एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही कानून बन पाता है। और वह प्रक्रिया क्या है कि कोई भी विधेयक किसी भी हाउस से पास होने के बाद, मैं मान के चलता हूं कि वह एक सदन से पास हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा से पास हुआ, तो वह राज्यसभा के पास जाएगा। ये प्रोसेस है। अगर राज्यसभा से पास हुआ तो वो लोकसभा के पास जाएगा। तो मैंने बोला कोई भी विधेयक किसी भी सदन से पास होने के बाद तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक वह राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित, उस पर एसेंट ना दे दी जाए, साइन ना कर दे राष्ट्रपति, तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। फिर से बोलता हूं, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति अपनी एसेंट हस्ताक्षर ना कर दे। यही कारण है कि उस विधेयक के कानून बनाने में सबसे बड़ा हाथ प्रेसिडेंट का है। ये लोग तो कर ही रहे हैं पार्टिसिपेट, लेकिन जब तक ये साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून बनेगा नहीं। इसलिए पार्लियामेंट के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आता है, राष्ट्रपति भी आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये इस पे अभी नहीं टेंशन लेनी, अरे राष्ट्रपति, लोकसभा कौन है, राज्यसभा कौन है, अरे सदन है। बस अभी अभी के लिए इतना जानना है, सदन है, हाउसेज हैं। एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। तो मैं बताऊंगा कि निम्न सदन और उच्च सदन क्या है। ठीक, अभी के लिए इतना टेंशन लोड लेके नहीं चलना कि अरे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। क्या है, एक मिनट रुक जाइए, बस जरा मैं पेजेस देख लूं। है खाली। ठीक, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो हम लोग अब अभी पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा। लेकिन उससे पहले एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जब भी आप पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और अटॉर्नी जनरल आता है। ठीक, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो वही गवर्नर आता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और यहां पर दिखाई देगा आपको एडवोकेट जनरल आता है, एडवोकेट जनरल। ठीक, अटॉर्नी जनरल मतलब भारत का महान्यायवादी, और एडवोकेट जनरल राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। जबकि स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और अधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। और जुडिशरी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव? ऑप्शन लिख देगा ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी गवर्नर, डी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपको याद रखना है गवर्नर सेंट्रल, केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता, ये तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में रखेगा तो ऐसे रख देगा, इनमें से कौन केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, है ना, इनमें से कौन केंद्र की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। लिख देगा ऑप्शन 1 में लिख देगा प्रेसिडेंट, 2 में लिख देगा गवर्नर, 3 में लिख देगा वाइस प्रेसिडेंट, 4 में लिख देगा चीफ मिनिस्टर। यहाँ ऑप्शन लिख देगा ऑप्शन 1, 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन डी, ऐसे कर देगा परेशान। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, पॉलिटी में खासकर। यहाँ जो हर शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। ठीक, तो मैंने बोला कि जब भी मैं अंगों की बात करूंगा, तो जब भी मैं पॉलिटी में अंगों की बात, गवर्नमेंट को अंगों की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ एक है लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंतर्गत कौन आते हैं? विधायिका मतलब विधि बनाने वाली संस्था, मतलब कानून बनाने वाली संस्था, मतलब पार्लियामेंट, संसद ही कानून बना रही है। तो उसमें कौन कौन आता है? संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। स्टेट एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उसकी काउंसिल, चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर और एडवोकेट जनरल मतलब राज्य का महाधिवक्ता। जुडिशरी में आपको दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सब, ये अंग का नॉर्मल एक किस प्रकार से बाइफर्केशन है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। विधायिका विधि बनाने वाली संस्था,
उनको लागू करने वाले कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो एग्जीक्यूट करते हैं उन कानूनों को, और उसके नीचे जुडिशरी है जो इंडिपेंडेंट है, जिनके पास ये पावर है कि वो बनाए हुए कानूनों को, या एग्जीक्यूटिव अगर कोई गलती करता है तो उसमें वो इंटरफेयर कर सकते हैं थ्रू अपने अपने जो जुडिशरी को जो शक्ति दी गई है, वो जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा आगे फंडामेंटल राइट कि कैसे वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या है, तब जुडिशरी पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं जुडिशरी के अंतर्गत। तो ये तो चीज खत्म हो गई। अब हम जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट को पढ़ने के लिए। मैंने आपसे बोला कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, हमारा टॉपिक यही है, वो तो मैंने आपको बस हल्के में ऐसे बता दिए। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में जनरली जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जिनका संबंध प्रेसिडेंट से है वो आपको पता होना चाहिए। तो अच्छा, एक चीज और, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे ही चलिएगा, दिमाग मत ये प्रेशर डालेगा अरे इन्होंने भाग पहले नहीं बताए, अनुच्छेद कितने ये नहीं बताया, अनुसूचियां कितनी ये नहीं बताया। तो जिस प्रकार से मैं चल रहा हूँ उसी प्रकार से चलिए। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 22 जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाग हैं। ठीक, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं आपने गलत बता दिया है, तो 25 हैं। याद रखिए, मूल संविधान में 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं, और जो 25 जो बताते हैं वो ऐसे बताते हैं कि 9 में ए जोड़ दिया तो 23वां हो गया, 9 में बी जोड़ दिया तो 24वां चैप्टर हो गया। ये तो इस प्रकार से देखेंगे तो 25 जाएगा, लेकिन संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, यही आपको याद रखना है, 22 भाग है। ठीक, तो अलग अलग भागों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। जैसे भाग 1 में कुछ लिखा है, भाग 2 में कुछ है, भाग 3 वाला चैप्टर कुछ है, भाग 4 कुछ है। तो ऐसे प्रेसिडेंट भाग 5 में दिया हुआ है, पास ए प्रेसिडेंट, पास ए 5। तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, एक्चुअली टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट। पास ए पार्लियामेंट, पास ए 5, 5वें भाग में मतलब पार्लियामेंट की, संसद की बात की। और मैंने तो आपसे बोला संसद के अंतर्गत लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आती है, तो प्रेसिडेंट भी आता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है। समझ में आ गया? अच्छी बात नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो प्रेसिडेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है पी मटर 60-61, ये मैं हर बार बोल रहा होता हूं, 60-61 जो आपको इन जनरल सामान्यता याद रखने हैं वो आर्टिकल है पी मटर। तो पी मटर तो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, जनरली हमें पता है कि PEA इसका मतलब ही होता है मटर। इंग्लिश में पी का मतलब मटर होता है, लेकिन मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैंने PEEMTR कर रखा है। पी मटर 60-61 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके टिप पर हमेशा याद होने चाहिए। ये है आर्टिकल 52, ये है आर्टिकल 53, ये है आर्टिकल 54, ये है आर्टिकल 55, ये है आर्टिकल 56, ये है 57, फिर 60-61। ठीक, 58-59 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। 52 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 52, अनुच्छेद आर्टिकल 52। 53 कहता है सॉरी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है, हेड ऑफ द स्टेट हम इसको कहते हैं राष्ट्रपति को। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या है, अभी आगे चर्चा करेंगे। 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन, इसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 कहता है, आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का मैनर, तरीका क्या होगा, कैसे चुन रहे हो भैया उनको आप इनको डायरेक्टली चुनते हो कि इनडायरेक्टली चुन रहे हो, कैसे चुन रहे हो? तो आप कहोगे हम तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट करने नहीं जाते, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं, क्योंकि अगर हम वोट करने जाते तो हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। 56 कहता है टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो तो मेरे ख्याल से सबको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति का टेन्योर जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल। ठीक, 5 साल। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, 5 साल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं राष्ट्रपति के पद पर आज बैठा, मतलब मेरे को फाइनली मैं प्रेसिडेंट बना, मैं ऑफिस में एंट्री कर गया
और ऑफिस में एंट्री करने के साथ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब मैं 5 साल होते ही अपना स्थान छोड़ दूंगा। 5 साल मेरा टेन्योर है, कार्यकाल है, फिक्स टेन्योर है मेरा 5 ईयर का, लेकिन जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आ जाता मैं अपने पद को नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां पे रहूंगा। अगला राष्ट्रपति जब आ जाएगा तो मैं उसको पद को छोड़ दूंगा। पहली बात। दूसरी बात 5 साल की जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा हो सकता है कि 5 साल के टेन्योर में 5 साल के टेन्योर में प्रेसिडेंट बना 5 साल के टेन्योर के लिए, लेकिन हो सकता है कि 3 साल तीसरे साल के टेन्योर मतलब जब मैं अपना 30 साल कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरी डेथ हो जाए, और जब मेरी डेथ हो जाएगी तो एक नया प्रेसिडेंट मेरी जगह पर आएगा, तो उसका टेन्योर कितना होगा, तो आप ये मत कह देना कि उसका टेन्योर 2 साल होगा, रिमेनिंग 2 ईयर्स, ऐसा नहीं है। जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसका टेन्योर 5 साल ही होगा। ठीक है, ये बहुत जनरल सी चीजें हैं, कई बार फंस जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। ठीक, अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे तो टेंशन नहीं लेनी। एक और बात जो टेन्योर के संबंध में आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है 5 साल के लिए, कितनी बार भी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, जिंदा रह गए तो जितनी बार मना है सुन लिए उसको। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ 2 टेन्योर 4-4 साल की कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक, जबकि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे। आर्टिकल 57 री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। 60 इलेक्शन ओथ की बात करता है, राष्ट्रपति की शपथ। और 61 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, तो जैसे ये लिख रहे हैं वैसे ही आप लिख लीजिएगा, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक, तो मैंने P 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61 ये आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेसिडेंट के बता दिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं अभी आगे बताऊंगा धीमे धीमे, लेकिन अभी कम से कम P मतलब 60, 61 आपको रटा होना चाहिए। P आर्टिकल 52 मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। E एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। E इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। M मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, जो कि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और भी चीजें हैं जो अभी बताएंगे। T मतलब टेन्योर, कार्यकाल, कितना साल, 5 साल। R री इलेक्शन, आर्टिकल 57। 60 कहता है शपथ, ओथ, और 61 कहता है इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक, ये तो सिंपल सी चीजें हैं जो राष्ट्रपति की कम से कम एक टिप पे ही खत्म हो गई। सिंपल सिंपल चीजें एकदम। ठीक है, 2 पार्ट में करेंगे इस क्लास को। एक पार्ट में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, कल ही एक क्लास आई है, आज दूसरी क्लास, एकदम से बल्कि हो जाएगा तो आपको एक मतलब दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो इसको 2 पार्ट में करेंगे ताकि आराम से समझ में आए। और इस प्रेसिडेंट के चैप्टर से बहुत सी चीजें आगे पीछे ही कवर होती चली जाती हैं, बहुत सी चीजें। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोगों ने देख लिए। अब मैं प्रेसिडेंट की शुरुआत कर रहा हूं, तो मैंने जैसे बोला सबसे पहले था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52, 53, 54 जब लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, पी 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 मटर सॉरी 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम ये सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन मतलब कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। तो पहला पॉइंट तो ये चुनाव कराता कौन है, इलेक्शन कमीशन। ठीक, दूसरा पॉइंट ये कि इस इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक निर्वाचन मंडल होगा जिसके द्वारा ही इस राष्ट्रपति के चुनाव को कंडक्ट मतलब करा जाएगा। ठीक, उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तीसरा यह इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के द्वारा होगा, सीक्रेट बैलेट के द्वारा होगा। चौथा, यह इलेक्शन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। ठीक, पांचवा अभी देखेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन में थोड़ा और बात करेंगे तो बताऊंगा मैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक, तो ये मैंने आपसे बताया इलेक्शन कमीशन करा रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत इसको चुना जाएगा, सीक्रेट बैलेट से ये इसका इलेक्शन होगा, और इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। ये 4 बातें कम से कम मोटी मोटी अभी जान के रखिए। अब देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को जो चुन रहा है वो लोग कौन है जो चुन रहे हैं। तो याद रखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा। तो राष्ट्रपति के, इसकी भी अलग कहानी है,
बंद हो जाता है। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रपति को चुनने वाले लोगों में कौन कौन से होते हैं। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी इलेक्टेड मेंबर। मैंने बोला ऑल दी, मैं जानबूझकर ऑल दी बोला क्योंकि मैं चाहता था कि आपका दिमाग ऑल दी पे चला जाए, इलेक्टेड पे कम जाए। वैसे मुझे बोलना चाहिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने नहीं बोला ऑल दी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मैंने बोला इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो अब पता लग जाना चाहिए कि संसद के अंदर ना सिर्फ इलेक्टेड जो वोट के द्वारा जाते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं उसके द्वारा निर्वाचित लोग होते हैं, बल्कि नॉमिनेटेड लोग भी होते हैं। मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग तो होते ही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग भी संसद के अंदर रहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि संसद के अंदर वह लोग भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में जो कि निर्वाचित हैं, इलेक्टेड हैं। इसका मतलब नॉमिनेटेड, मनोनीत हुए लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। पहला पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब यहां पर समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार संसद में निर्वाचित और मनोनीत लोग होते हैं, वैसे विधानसभा में भी निर्वाचित और मनोनीत लोग होते होंगे। तभी मैं बोल रहा हूं कि सभी निर्वाचित लोग विधानसभा के। अगर वो बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, अगर मान लीजिए, ये तो हमको पहले से पता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के पास द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन इसको कहते हैं। द्विसदन का मतलब सभी राज्यों के पास अपनी विधानसभा तो होगी, लेकिन सबके पास विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग बाई कैमरल, इसी को कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। तो भारत में हर राज्य के पास द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। किन राज्यों के पास है, अभी मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना आपको जानना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के निर्वाचित लोग ही भाग लेते हैं। इसका मतलब यहां से दो चीजें समझ में आ गई। एक तो विधानसभा के नॉमिनेटेड लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट, विधान परिषद भाग नहीं लेगी अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो। जो कि राज्य हैं मैं आपको बताऊंगा, टीबी जुकाम अभी नहीं, ठीक। नंबर 3, टीबी जुकाम में जुकाम जे खत्म हो गया है, जम्मू कश्मीर में तो बचा ही नहीं कुछ। नंबर 3, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक। दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये तीसरे नंबर का प्रोविजन जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, वो 70वें संविधान संशोधन 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया, ठीक। तो मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अब क्वेश्चन कैसा भी आए मेरे ख्याल से बन जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपने बहुत ध्यान से इसको सुन रखा है तो आपको अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। और मैंने ये भी बता दिया कि दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 70वें संविधान संशोधन 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शामिल किया गया, ठीक। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी यूटीज हैं जिनमें विधानसभा एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन कैसे भी आएगा, अगर आप बातों को क्लियरली सुन पा रहे होंगे तो आप इसको टिक करके चले आएंगे, अब दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली और पौंडीचेरी में भी मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा है तो, है ना। इसका मतलब ये है कि उन मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कोई ना कोई तो कर रहा होगा। यूटी है तो हो सकता है दिमाग में ऐसा आ जाए कि जो गवर्नर होगा, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो, और जो पौंडीचेरी का गवर्नर होगा वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते होंगे, लेकिन नहीं है ऐसा। जब यूटी पढ़ेंगे तब बताएंगे क्या है, ठीक। तो हम लोगों ने इलेक्शन देख लिया राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमने जो बातें कर ली वो अब पूरी चर्चा हो गई। इससे ज्यादा नहीं पूछे कुछ भी, इतना ही पूछना है।
मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। उस चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि हम उस चुनाव में पार्टिसिपेट प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ एक पॉइंट और हमेशा यहाँ पे जुड़ा रहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरण की पद्धति। ये बात अलग है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल नहीं है, प्लूरल ट्रांसफरेबल वोट है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसी पे, संविधान में जो कहा गया उसी पे चर्चा कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस प्रक्रिया के द्वारा एकल हस्तांतरण की पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। रिव्यू ऑफिसर के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। ये एकल हस्तांतरण की पद्धति क्या है, किस प्रकार कार्य करती है, ये आपको भी नहीं जानना और अपर वालों को भी नहीं जानना, ठीक है, उनको भी नहीं जानना, क्योंकि वो फिर बहुत डीपली चले जाएंगे कि मैं फिर आपको पूरी प्रक्रिया बताता बैठूंगा कि सीक्रेट बैलेट है, देखो देखो ये सीक्रेट वॉलेट है, ये देखो 4 लोग मानते हैं कैंडिडेट खड़े हो गए, अब उन 4 कैंडिडेट की प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर वोटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा। मैंने बोला ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे वोटों का ट्रांसफर होगा, कैंडिडेट फिर 2 बचेंगे, एक के ज्यादा वोट होंगे, एक के कम वोट होंगे, वो इस प्रकार से जीतेंगे। तो लेकिन आपको उसमें नहीं पढ़ना, उसमें आप नहीं जाएंगे, हमको बस इतना याद करना है तरीका क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव। और क्या तरीका है, तो हम कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव किस प्रकार से होता है, तो मैं कहूंगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, एकल हस्तांतरण पद्धति का प्रयोग करके। सिंपल, खत्म, बस इतना याद रखना। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है, कौन राष्ट्रपति बन सकता है, हम बन सकते हैं क्या? पहली योग्यता तो यही है, वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ध्यान रखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया हो का मतलब ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि वह व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। मैंने नहीं बोला कि उसका वो पैदा, मतलब यहीं पे राष्ट्रपति वही बनेगा जो, मैंने बोला सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, बस सिंपल सी बात। ये क्या बोल दिया आपने, आप बोलेंगे क्या बता रहे हैं ये, तो जो मैंने बोला उसी को एज इट इज समझ लीजिए। आपके एग्जाम के लिए इतना ही स्तर पे जाना जरूरी है, तो ये याद कर लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। अगर आपके स्टेटमेंट लिखा हो कि भारत का वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है जो भारत में पैदा हुआ हो, भारत में जरूर पैदा हुआ हो, तो ऐसा नहीं है, भारत का नागरिक हो, भारत में पैदा ना हुआ हो, ये कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक। नंबर 2, सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ याद रखिए कि he should have completed the age of 35 year, ठीक, he should have completed the age of 35 year। नंबर 3 ये याद रखिए कि he should be qualified as the member of लोक सभा, ठीक है, he should be qualified as the member of लोक सभा, वो उसने 35 साल की उम्र कंप्लीट कर ली हो, वह लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें। 1 मिनट रुकिएगा बस, क्योंकि ये कुछ मेरे में आ गया है। ठीक ठीक, ही शुड बी क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और नंबर 4, वह किसी भी लाभ के, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। फिर से बोलता हूँ, भारत का नागरिक हो, नंबर 1, उसने 35 साल की उम्र कंप्लीट कर ली हो, ठीक है, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर। अब जब लोग ज्यादा ज्यादा पढ़ा देते हैं तो कहने लगते हैं कि अरे बताओ, ये बताओ कि 34 साल 11 महीने 28 दिन का कोई व्यक्ति है, वो बनेगा क्या राष्ट्रपति? तो मैंने साफ साफ बोला, अगर आप मेरे शब्द पकड़ रहे होंगे, 35 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर एज, ठीक है, 35 साल का तो हो ही चुका हो, शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, ठीक। फिर मैंने बोला नेक्स्ट आपको कि वह लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, ही शुड हैव क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखनी चाहिए उसको। मैंने लिखा हुआ है लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखनी चाहिए, ठीक। और चौथा मैंने बोला नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो लाभ के पद पर ना हो। ये लाभ का पद क्या है, तो मैं कहूंगा संविधान में किसी भी अनुच्छेद में लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया, संविधान में किसी भी स्थान पर लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया। हाँ, लाभ का पद, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया तो मैं लाभ के पद पे हूँ, क्योंकि मैं सरकार के द्वारा पैसा ले रहा हूँ,
मैं राज्यपाल हूं तो मैं लाभ के पद पर नहीं हूं, ठीक है। मैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति मतलब वो है लाभ के पद पर ना हो, वो अगर लाभ के पद पर होगा तो वह, यही कारण है शायद मैंने आपसे बोला भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसका मतलब प्रेसिडेंट का पद लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, गवर्नर का पद लाभ का पद नहीं है, मिनिस्टर का पद लाभ का पद नहीं है, ठीक है। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। तो अगर आप मान लीजिए डीएम है भी और आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो पद त्याग दीजिए, चुनाव लड़िए आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक। जिस दिन आप एंट्री लेंगे पद त्यागेंगे आप। तो ये क्वालिफिकेशन की बातें हो गई, ठीक। तो मैंने आपसे इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर ली, मैंने आपसे मैनर ऑफ इलेक्शन की बात कर ली, मैंने क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब एक और बात देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन में हो गया, अब देखते हैं इसका टेन्योर। टेन्योर में मैंने आपसे बोला कार्यकाल, जब कार्यकाल की बातें करेंगे तो कार्यकाल के अंतर्गत आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला 5 साल का कार्यकाल होगा, दूसरा कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम ही कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ, ही कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है कितनी बार भी, एन नंबर ऑफ टाइम, ठीक। तीसरा ये याद रखिए आप कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल अवश्य हो रहा है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल वो तीसरे साल में मर गया अपने कार्यकाल के, तो आने वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल ही होगा, 2 साल नहीं होगा, ठीक है। रिमेनिंग ईयर नहीं होगा, ये आप याद करके बैठ जाए, रिमेनिंग ईयर होगा, वो आने के लिए पूछ सकता है। क्योंकि मैंने बोला कि मर गए, डेथ हो गई बेचारे, तो वैकेंसी क्रिएट होगी। तो अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के, अगर राष्ट्रपति की डेथ होती तो वैकेंसी के दौरान क्या होगा, तो कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए, वो जान लीजिए। अगर भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है किन दशाओं में, या वैकेंसी तो डेथ से भी क्रिएट, भाई भारत के राष्ट्रपति का पद खाली कैसे होगा, तो हो सकता है डेथ हो जाए, हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए, कैसे इम्पीचमेंट हो जाए, उनका महाभियोग चल जाए, है ना, या फिर अपना इस्तीफा दे दें कि नहीं हम जा रहे हैं, हमें नहीं बैठना, हम राष्ट्रपति हम बनेंगे ही नहीं, हमें इस्तीफा देना है, अपना रेजिग्नेशन दे दें। एक इन दशाओं में राष्ट्रपति के पद खाली हो सकता है। तो इन दशाओं में जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उन दशाओं में क्या होगा कि प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इनकी डेथ हो गई, इम्पीचमेंट हो गया या रेजिग्नेशन दे दिया, उन दशाओं में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को शोभित करेगा, ठीक। मान लीजिए उसी समय में उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, वह राष्ट्रपति के पद की शोभा बढ़ाएगा। मान लीजिए ये भी नहीं है, वो उनकी भी डेथ हो गई या वो गायब है या उन्होंने पद से रिजाइन दे दिया है, तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, वह राष्ट्रपति के पद की शोभा को बढ़ाएगा। आप हो सकता कह दें कि सर ये भी नहीं है, तो याद रखिए सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज की संख्या बहुत ज्यादा है, एक साथ नहीं उड़ जाएंगे ना ये लोग, एक साथ थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। 34 33 मतलब 34 33 प्लस 1, तो कितनों को मार दोगे, बहुत सारे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज बहुत सारे हैं का मतलब कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मरेगा उसके बाद अगला कोई सीनियर मोस्ट हो जाएगा, उनकी डेथ होगी तो कोई अगला सीनियर मोस्ट हो जाएगा, तो वो तो सीनियर मोस्ट होते ही चले जाएंगे ना, ठीक। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, मैंने बोला कि इनका ऑफिस वैकेंट होगा, तो ये इस पद पर, फॉर एग्जांपल वैकेंसी का शर्त है कि इन्होंने पद को रिजाइन कर दिया, इन्होंने इनकी डेथ हो गई, इनका इम्पीचमेंट हो गया। इन दशाओं में मैंने आपसे साफ साफ बोला, राष्ट्रपति का जब कार्यकाल पूर्ण हो जाता है उन दशाओं में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो रहा होता है। राष्ट्रपति का जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वह तब तक उस पद पर बना रहेगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुन के नहीं आ जाता, ठीक। तो इन दशाओं में कि डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया या फिर इम्पीचमेंट हो गया, अगर इन दशाओं में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब ऐसा कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की शोभा बढ़ाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह से अधिक नहीं रुक सकता, 6 माह के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा राष्ट्रपति का, ठीक। ये उपराष्ट्रपति 6 माह तक मजे ले सकते हैं बस। अगर इनकी भी एट अ टाइम डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया या फिर कुछ और इम्पीचमेंट रिमूवल हो गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस राष्ट्रपति के पद की शोभा बढ़ा रहे हैं, सेम कंडीशन चल रही होगी, 6 माह के अंदर लेकिन आपको चुनाव कराना पड़ेगा, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता 6 माह से अधिक, खाली नहीं रह सकता मतलब उसे एक प्रॉपर हेड ऑफ द स्टेट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो केयर टेकिंग वाइस प्रेसिडेंट, केयर टेकिंग प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए, ये नहीं हो सकता, एक प्रॉपर राष्ट्रपति चाहिए, ठीक। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा कि सर, क्योंकि देखिए मैं रिव्यू ऑफिसर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं बोल पा रहा हूँ, रुक रहा हूँ थोड़ा थोड़ा।
क्योंकि फिर बोझिल हो जाएगा आपके लिए बहुत सी चीजें। ठीक, चले 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 आगे चले 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 चले। अरे हटो हटो भाई, हट गया। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले बताया मैंने, क्वालिफिकेशन बता दी। तो ओथ, ओथ आ गया, शपथ देख लीजिए। शपथ में क्या है? ओथ। आर्टिकल 60 ओथ की बात करता है। बहुत बार क्वेश्चन यही आता है, पहले तो बताओ आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है जो राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है, तो ये ओथ हो गया। दूसरा ओथ दिलाता कौन है? तो ये ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का मुख्य न्यायाधीश सॉरी, भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये याद रखिए, मुख्य न्यायाधीश। अब इसमें भी कुछ पंगे हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन टैकल करेंगे तब समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी फिर मजा नहीं आएगा। तो बस अब इतना याद रखना है कि कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, सॉरी, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मार के मत चले आएगा उपराष्ट्रपति दिलाता है शपथ, ऐसा मत लिख दीजिएगा। अभी तक मुझे जो पता है वो यही पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं कह दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तब क्या करोगे? तो आप कहोगे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो बार बार? सीजेआई, आपने कहा कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट उस पद की शोभा बढ़ाएगा। उस समय पता लगा वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजेआई बढ़ाएगा। आपने कहा मान लीजिए सीजेआई भी उस समय नहीं है, तो आप कहते हैं सीनियर मोस्ट सुप्रीम। ये आप सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज क्यों बोलते हो बार बार? क्योंकि वास्तविकता में सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वही व्यक्ति बनता है जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है। इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ बार बार कि अगर सीजीआई नहीं है शपथ दिलाने के लिए, तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज शपथ दिलाएगा। दिलाएगा, दिलानी तो है ही शपथ, शपथ तो नहीं छोड़ पाएंगे, रोक पाएंगे। तो ये जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो कंप्लीट कर लिए। अब आखिरी बिंदु है इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति का महाभियोग। पहला तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाभियोग का, कि आर्टिकल 61 में ये बातें लिखी हुई हैं। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का आधार, महाभियोग चलाने का आधार है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान का उल्लंघन। आप कहेंगे सर व्हाट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो मैं कहूंगा सर आई डोंट नो। तो आप कहेंगे व्हाई सर? तो मैं कहूंगा सर बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यह संविधान में कहीं पर भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित, डिफाइन नहीं किया गया। अब जब परिभाषित नहीं किया गया तो मैं आपको कहां से बता दूं? परिभाषित ही नहीं किया गया। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? बस ये लिखा हुआ है कि द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी, मतलब शुरुआत हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वह संविधान का उल्लंघन करेगा तो इस आधार पर राष्ट्रपति को ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक, नंबर थर्ड, इस इम्पीचमेंट के अंतर्गत जब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप, संविधान के उल्लंघन का आरोप, चार्जेस लगेंगे राष्ट्रपति के ऊपर, तो ये चार्जेस लगाने के लिए, इन चार्जेस के लिए, ये चार्ज जो आप लगा रहे हो इसके लिए 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, किसी भी सदन के, सॉरी, किसी भी सदन के 1/4 मेंबर अगर ये हस्ताक्षर करके मतलब पकड़ा देंगे 14 डेज के अंदर राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर हम ये चार्जेस लगा रहे हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो प्री रिक्विजिट, जो रिक्वायर्ड शर्त है, जो पहले से चाहिए, वो शर्तें क्या क्या है? पहला तो ये कि इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में जो दिया है वो तो कम से कम आपको याद रखना है। पहली शर्त ये है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा ये कि संविधान के उल्लंघन का ये जो चार्ज है वो 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, और 14 डेज का प्रायर नोटिस, यही नोटिस ये राष्ट्रपति के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई है तभी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जा पाएगा। ठीक, और क्योंकि मैंने बोला 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, इसका मतलब 1/4 संसद के सदस्य। कौन सी संसद के सदस्य? संसद, मेंबर ऑफ द हाउस का मतलब किसी भी हाउस के 1/4, चाहे तो लोकसभा के और चाहे तो राज्यसभा के, चाहे तो उच्च सदन के और चाहे तो निम्न सदन के। ठीक है ना?
और सिंपल सा है ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा लोड नहीं लग रहा होगा, आराम से हो रहा होगा। 1/4 मेंबर याद रखना है बस। आप कहेंगे 1/4 कितना होता है, तो मैं कहूँगा 25%। इतनी तो मैथ मुझे भी आती है। आप कहेंगे बताइए फिर कितने कितने, तो आप कितने कितने नहीं बता सकते, क्योंकि आपको उसके लिए फिर ये जानना पड़ेगा कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, करंट में लोकसभा में कितने हैं, करंट में राज्यसभा में कितने हैं। मैं मान के चलता हूँ x है, मैं मान के चलता हूँ y है, मैं मान के चलता हूँ 100 है, मतलब मैं क्यों, मैं तो मान रहा हूँ तो मैं 100 मान लूंगा। तो इसका मतलब अगर लोकसभा में 100 मेंबर हैं और राज्यसभा में भी 100 मेंबर हैं, या चलिए 200 कर लीजिए, 220 कर लीजिए, जितने कर पाए आप, उसका 1/4 सेपरेट मैंने बोला किस, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में ला सकता, मतलब चाहे तो वह प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आ जाया जाए और चाहे तो वह प्रस्ताव राज्यसभा में लेकर आ जाया जाए। बस शर्त यह है कि 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस विल साइन ऑन दिस प्रस्ताव। ठीक है, इस चीज को याद रखना है बस आपको। तो मैंने मेरे ख्याल से वो बात बता दी है जो क्वेश्चन में आती है। अगर आप उसको पकड़ चुके होंगे तो आप आने वाले जो मैं टेस्ट वेस्ट कुछ कराऊंगा तो उसमें आप टिक कर ले जाएंगे कि हाँ ये हो गया, अरे वाह सही, मजा आ गया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, जिस भी सदन में ये प्रस्ताव आएगा उस हाउस का 1/4 मेंबर साइन करेगा, प्लस 14 डेज का एक प्रायर नोटिस राष्ट्रपति को थमाया जाएगा, भैया आपके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाएगा, ये इसको स्वीकार करेंगे। इसके बाद की प्रक्रिया ये है कि राष्ट्रपति के पास प्रायर नोटिस गया, तो इसके बाद की प्रक्रिया ये है कि 2/3 मेंबर ऑफ द, 2/3, 2/3 भाई, अगर लोकसभा ने स्टार्ट किया है तो लोकसभा से स्टार्ट होगा, 2/3 मेंबर ऑफ द, 2/3 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 2/2 सदन के कुल संख्या का 2/3 अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देता है इतने वोट के द्वारा, सदन की कुल संख्या मान के चलते हैं 552 है, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका 2/3 जब पारित कर देगा तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव चला दिया जाए, मतलब महाभियोग मतलब एक हाउस से वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, अगले हाउस के पास जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ ये प्रक्रिया लोकसभा में हुई है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लोकसभा के द्वारा इसको पास किया गया, तो ये राज्यसभा के पास से प्रस्ताव जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति को अपीयर होने का अधिकार है, अपने बारे में कहने का अधिकार है कि देखो भैया मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरे ऊपर जो आरोप, उसके मतलब उसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है कि ऐसा 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 है। ये होने के बाद अगर उस राज्यसभा के द्वारा भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया, तो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट महाभियोग ऑन द स्पॉट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की सजा नहीं सुनाई गई है कि देखो आपके ऊपर इम्पीचमेंट, आओ 2 साल की कैद देंगे। अरे इम्पीचमेंट आओ, अगला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इम्पीचमेंट देश निकाला, चलो हटो पाप, पुलिस पहले थाने में आना, यहाँ पे हमको रोज बताना कि साइन करना, तुम यहाँ पे हो भी कि नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना ही तो वो कोर्ट कचहरी में खड़े हुए जाके वहां पर कि जज साहब हम निर्दोष हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। यही कारण है कि इसे हम लोग कहते हैं क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्योंकि हाँ कुछ प्रक्रिया, कुछ तो वह न्यायिक प्रक्रिया फॉलो कर ही रहे हैं जिसके अंतर्गत वो दूसरे हाउस में अपियर हो रहे हैं, वहां पर अपने बारे में साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना मत रख रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया कि नहीं किया है। उसके उपरांत उनको वहां से निष्कासित, मतलब उनको पद से हटा दिया जा रहा है, इम्पीच कर दिया, महाभियोग उनके ऊपर चलाया जा रहा है, उनको पद से हटा दिया जा रहा है बस। इसलिए कह रहे हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। साथ में याद रखिए एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना है, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो बहुत चुने हुए लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, elected members of the parliament as well as elected members of the legislative assembly as well as elected members of the legislative assembly of Delhi and Pondicherry। लेकिन जब राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो रहा होगा, उसे पद से हटाया जा रहा होगा, उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई संबंध नहीं, ना तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और ना ही तो दिल्ली और पौंडीचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करेंगी। साथ में याद रखिए कि इम्पीचमेंट के दौरान जो लोग वोट कर रहे होंगे वो लोग कौन होंगे, ऑल दी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल दी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल दी शब्दों का पे ध्यान दीजिएगा। जब मैंने चुनाव कराया था राष्ट्रपति का, तो मैंने चुनाव कराया था, मतलब मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, मतलब मैंने जब आपको चुनाव करने का पढ़ाया था, कई बच्चे बड़ा दिल पे लेके कमेंट करते आपने चुनाव कहाँ करा दिया। जब
चुनाव होगा राष्ट्रपति का, तब मैंने आपसे ये बोला था कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, निर्वाचित लोग, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। लेकिन अभी मैं जब इम्पीचमेंट की बातें कर रहा हूं तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इम्पीचमेंट के अंतर्गत ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस, संसद के सभी लोग राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में भाग लेंगे। ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सभी लोग भाग लेंगे। इसका मतलब निर्वाचित लोगों के साथ साथ मनोनीत लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आप हो सकता है कह दें सर ऐसा क्यों है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मनोनीत लोग राष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए भाग नहीं ले रहे थे क्योंकि उनका मनोनयन वास्तविकता में राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, और हो सकता है कि वह राष्ट्रपति के प्रति बायस्ड हो जाए कि अरे हमारे ही तो है, इन्होंने ही तो किया था नॉमिनेशन, हमारा इन्हीं को देंगे। ठीक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये बात अलग है 12 लोग ही होते हैं राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया। ठीक, मोटी मोटी बातें कौन कौन सी याद रखनी है? मोटी मोटी बातें, इम्पीचमेंट की मोटी मोटी बातें कौन कौन सी याद रखनी है आपको? पहली आर्टिकल 61, दूसरी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे आधार लिखा हुआ है आर्टिकल 61 में, तीसरी 1/4 मेंबर ऑफ द, अच्छा तीसरी इसको थोड़ा और साफ कर देते हैं, तीसरी कि दिस मोशन कैन बी स्टार्टेड, यह जो प्रस्ताव है ये किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, लोकसभा अथवा राज्यसभा से शुरू हो सकता है, किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। चौथी 1/4 उस हाउस का मेंबर प्लस 14 डेज का प्रायर नोटिस राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। पांचवी, ये प्रस्ताव एक बार अगर स्वीकार कर लिया गया तो 2/3 मेजोरिटी के साथ इसे पास होना पड़ेगा हर हाउस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। नेक्स्ट, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मैं समझा चुका हूं क्यों। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं? ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक, तो अपनी कॉपी में ये इस तरीके से खर्रे को बना लीजिए जैसे मैंने बनाया, साफ शब्दों में लिखिएगा, मैंने बड़ा गंदा लिखा, आप साफ लिखिए, एकदम साफ साफ, खत्म हो गया। इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी खत्म। मेरे ख्याल से इम्पीचमेंट की 1 घंटे क्लास होती है कभी कभी, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, एक पॉइंट और, कुछ लोग कमेंट में पूछ सकते हैं सर टिल सो फार क्या अब तक कोई भी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हुआ है? तो मैं कहूँगा नहीं हुआ। आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट नहीं हुआ। ठीक, चलें आगे। तो हम लोगों ने जो मोटे मोटे बिंदु थे राष्ट्रपति से संबंधित वो सारे कवर कर दिए। हम लोगों ने ओथ देख लिया, टेन्योर देख लिया, वैकेंसी इन द ऑफिस देख ली, क्वालिफिकेशन देख लिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। ये क्लास यहीं तक छूटेगी। अब पार्ट 2 में हम जब राष्ट्रपति का पढ़ेंगे तो पार्ट 2 में हम उसकी पावर की बात करेंगे, जहां पर कई चीजें क्लियर होंगी कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। तो मैं आपको उन पावर में बताऊंगा कि राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, संसद से संबंधित पावर है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां हैं, कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां हैं? अपॉइंटमेंट कर रहा है, इंटर स्टेट काउंसिल बना रहा है, फाइनेंस कमीशन बना रहा है, दुनिया भर की चीजें बना दे रहा है बैठे बैठे। इसके अलावा उसके पास जुडिशरी पावर भी है। जुडिशरी पावर में कौन सी चीजें बताऊंगा तो मैं आपको कहूंगा आई लव यू आर्टिकल 143, डिंग आई लव यू आर्टिकल बताऊंगा। यहाँ पे आपको डिंग डोंग डिंग आर्टिकल बताऊंगा, है ना। तो कई सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको मैं पार्डनिंग पावर बताऊंगा, आर्टिकल 72, कौन सी पार्डनिंग पावर है, किसके अंतर्गत क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, कम्यूटेशन क्या है, रिप्राइव क्या है, रेस्पाइट क्या है, पार्डनिंग पावर को पार्डन का मतलब क्या होता है। ये सब चर्चाएं हम लोग कल करेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी, आप उसको सह नहीं पाएंगे। तो फिर से थैंक यू सो मच, देखते रहिए और शेयर करिए, पढ़ते रहिए।